हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बोर्ड पेपर कल ही है, ठीक है। 18 फरवरी को आपका पेपर है, आज 17 फरवरी है। तो कुछ ही घंटे आपके बचे हैं पेपर के लिए, ठीक है। तो काफी बच्चों को डर भी लग रहा होगा कि पेपर में क्या होगा, कैसा होगा, वहां पे अंदर क्या करेंगे, कैसे हम कॉपी वगैरह भरेंगे। तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है ना, मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो, मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो, दर्द में भी यार मेरे गुनगुनाना सीख लो। डर गया जो डूबने से पार क्या कर पाएगा, डर गया जो डूबने से पार क्या कर पाएगा। इसलिए समंदर के किनारे घर बसाना सीख लो, इसलिए समंदर के किनारे घर बसाना सीख लो। तो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो आप इतने दिन पढ़े, बहुत पढ़े, ठीक है। आप जितना पढ़े, बहुत पढ़े, तो निश्चिंत रहिए। आज थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि सुबह ही आपका पेपर है, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने हम एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं पेपर की दृष्टि से, जो कि कल शायद आपके पेपर में टकरा जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। शायद 100% तो नहीं कह सकता हूं, शायद हो सकता है कि ये प्रश्न जो है आपके पेपर में टकरा जाए, ठीक है। तो चलिए, हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है। क वाला में देखिए, ये पहले खंड आ, हम खंड आ को हल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका पेपर आएगा। खंड आ पहले का क हिंदी का प्रथम नाटक है, ठीक है। इसने पूछा है हिंदी का प्रथम नाटक है। ऑप्शन में है भारत दुर्दशा, नहुस, ना आने वाला कल, चंद्रगुप्त, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। पहला क्या है, भारत दुर्दशा है। दूसरा क्या है, नहुस है। तीसरा क्या है, ना आने वाला कल है। चौथा क्या है, चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको रगड़ दिए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। भारत दुर्दशा, हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, भारत दुर्दशा है, ठीक है। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। ख वाला में देखिए क्या दिया है कि ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। अब इसमें चार ऑप्शन है। पहला क्या है, एकांकी। दूसरा क्या है, जीवनी है। तीसरा नाटक है। चौथा उपन्यास है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा, आप लोग इसको बताइए, इसमें से कौन सा होगा। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, तो आप लोग इसको तो आसानी से कर सकते हैं ना, क्या है, नाटक है, क्यों। अगला देखिए, इंदुमती है। इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी है, खत्म, ठीक। अब देखिए अगला क्या है, घ वाला, हिंदी की प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, ठीक है। हिंदी की प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, ठीक है। किसमें लिखा गया है, किसने लिखा है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, कि राहुल संस्कृत्यायन द्वारा लिखा है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है। तो सरयू पार जो यात्रा वृतांत है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला देखिए, अंगा वाला क्या है, गुनाहों का देवता कृति है। यह किसकी कृति है, गुनाहों का देवता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्या है, गुलाब राय की। तीसरा क्या है, धर्मवीर भारती की। चौथा क्या है, रघुवीर सहाय की, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा, ये बताइए। अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको आंसर अगर आप लोग दे दिए तो आप लोग समझ लीजिए पेपर में जलवा बिखेर देंगे अपना, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं, अभी तक किसी का नहीं आया आंसर। तो गुनाहों का देवता जो है, यह धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती, अंधा युग, ये सब, ठीक है, इन्हीं की रचना है। चलिए अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने ये दूसरा रहा, दूसरा के का वाला, ठीक है। दूसरा का जो है का है, उसमें क्या है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है किसको जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक में क्या है, वल्लभाचार्य को। ऑप्शन नंबर दो में क्या है, शंकराचार्य को। ऑप्शन नंबर तीन में क्या है, रामानुजाचार्य को। ऑप्शन नंबर चार में क्या है, निम्बार्काचार्य को, ठीक है। तो किसको श्रेय जाता है, ठीक है। तो इसका श्रेय किसको जाता है, आप लोग बताइए जल्दी से। आपके सामने 5 सेकंड का टाइम है, बताइए जल्दी। इसका श्रेय जाता है किसको,
रामानुजाचार्य को, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है किसको जाता है? रामानुजाचार्य जी को, ठीक है। अगला देखिए, प्रयोगवाद की को नई कविता की संज्ञा दी, अर्थात प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके सामने, गिरिजा कुमार माथुर, अगला है, दूसरा है क्या, केदारनाथ सिंह, चौथा क्या, तीसरा क्या है, अज्ञे ने, चौथा क्या है, धर्मवीर भारती ने। तो किसने दिया था? ठीक है, प्रयोगवाद को नई कविता का की संज्ञा किसने दी? तो अज्ञे ने दिया था। किसने दिया था? अज्ञे ने दिया था, ठीक है। अगला देखिए, चिंतामणि के कवि हैं, चिंतामणि को किसने लिखा है? ठीक है, तो सॉरी, चिंतामणि कवि हैं, ठीक, किसके कवि हैं? रीति सिद्ध वर्ग के कवि हैं, रीति मुक्त वर्ग के कवि हैं, कि रीति बद्ध सॉरी रीत रहित वर्ग के कवि हैं, कि रीति बद्ध कवि के, मतलब रीति बद्ध वर्ग के कवि हैं, ठीक है। कौन से कवि हैं बताइए इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, रीति बद्ध वर्ग के कवि हैं। अगला है आपके सामने, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? ठीक, तो हिंदी का जो प्रथम कवि है किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर एक है आपके सामने, गोरखनाथ को, ऑप्शन नंबर दो क्या है, चंद्रवरदाई को, ऑप्शन नंबर तीन क्या है, जगनिक को, ऑप्शन ऑप्शन नंबर चार क्या है, सरहफा को। तो किसको माना जाता है बताइए? तो हिंदी का जो प्रथम कवि है किसको माना जाता है? आप सब रगड़ दिए होंगे, ये उम्मीद है मेरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, सरहपा, सरहपा क्या है? हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। अगला देखिए, छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक, पहला क्या है, जयशंकर प्रसाद, दूसरा क्या है, निराला जी है, निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा क्या है, पंत जी है, पंत जी का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। और महादेवी वर्मा चौथा है, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ये सभी छायावाद के ही कवि हैं, ठीक है। इनमें से जो छायावाद का प्रवर्तक है वह कौन है? तो इसका आंसर आप लोग हमें बताइए, तो कमेंट में बताइए। तो चलिए हम ही बता देते हैं, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को क्या माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनको छायावाद का जनक भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को चलिए हम बता देते हैं, छायावाद का जनक कहते हैं, जनक कहा जाता है। इनको कलाधर के नाम से जाना जाता है, कलाधर, कलाधर के नाम से भी जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है, ठीक है। अगला है, जैसे अभी पूछ लिया जाए कि इनकी रचना क्या है, ठीक है। तो इनकी रचना जैसे हो गई, ध्रुव स्वामिनी हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया, ये नाटक है इनका, ठीक है। तो बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हुई है। तो दोस्तों आपके सामने यह तीसरा सवाल है, इसमें बोला है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपका है 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, दो आएगा, ठीक है। गद्यांश दो आपको दिया जाएगा, एक आपको करना होगा, और दोनों क्या होगा, 5-5 नंबर का होगा, ठीक है। सॉरी, इसमें से दो दिया जाएगा, दोनों 5-5 नंबर का होगा आपको दोनों। चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया है। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, ठीक है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक। पृथ्वी और जन दोनों के कारण दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ठीक। आगे देखिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। माता पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है, ठीक। आपके सामने ये 5 प्रश्न रखा गया है, इसी में से आपको प्रश्न, इसी में जो ये प्रश्न है इनके उत्तर इसी में आपके छिपे हैं, ठीक है। इसी में से उत्तर आप निकाल करके लिखिए। पहला देखिए क्या है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको याद होगा पाठ का नाम और शीर्षक, पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ठीक है। तो शीर्षक कौन है? यहां पर आप लिख सकते हो, पाठ का जो शीर्षक है क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप है। और जो लेखक है
लेखक जो है वह कौन है? लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? ठीक है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो चलिए इसी में से देखिए कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। यहां पर देखिए, पढ़िए इसको। ठीक है, मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ये देखिए मिल गया। ठीक है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, इसका आंसर मिल गया। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? पृथ्वी हो, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की कल्पना असंभव है, असंभव है। ठीक, ये हो गया। अगला क्या है? पृथ्वी और जन दोनों मिलाकर, सॉरी, पृथ्वी और जन जो है वह दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो यहां पर देखिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर, सॉरी, दोनों सम्मिलित से, दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर भी मिल गया है। पृथ्वी और जन दोनों के मिलने से राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। यहाँ पर लिख दीजिए आप, पृथ्वी और जन दोनों के दोनों को मिलाकर ही राष्ट्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्या है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? ठीक है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? आगे देखिए इसमें, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। बहुत ही शानदार तरीके से इसका आंसर भी निकल के आ गया। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसका भी आंसर निकल के आ गया। तो यहां पर लिख क्या सकते हैं? जन के कारण ही, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक, अगला क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। यही जो रेखांकित अंश यहां से यहां तक किया गया था, इसी की आपको व्याख्या करनी है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग क्या है? पृथ्वी उनकी माता है। ठीक है, जितने भी लोग हैं उनकी पृथ्वी माता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप व्याख्या में, पृथ्वी पर उपस्थित उपस्थित समस्त लोग या समस्त लोग पृथ्वी के पुत्र हैं, पृथ्वी के पुत्र हैं। और सॉरी, और यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित लोग, पृथ्वी पर उपस्थित लोग लोग पृथ्वी पर जो उपस्थित लोग हैं वह पृथ्वी, सॉरी, पृथ्वी पर जो उपस्थित लोग हैं
उनकी पृथ्वी क्या है, माता है। पृथ्वी पर उपस्थित लोगों की माता, लोगों की माता पृथ्वी है, पृथ्वी है। इन दोनों के लोग और जन और पृथ्वी अर्थात इन इन सभी से ही पृथ्वी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने चौथा सवाल है। इसमें दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इनका आपको उत्तर देना है। इसमें देखिए बोला गया है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम हे अस्ति शेष, तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण, तुम चिर नवीन। ठीक, तुम पूर्ण इकाई जीवन की। ठीक, चलिए देखिए इसमें आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया है। इस इसी में से आपको इसका उत्तर देना है। इसमें देखिए बोला क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है, यहां पर ऐसे आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ। उसके बाद इसके आगे लिखिए प्रस्तुत पद्यांश, अगर गद्य है तो गद्यांश, पद्य है तो पद्यांश। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश, सॉरी प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश है ना, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पुस्तक हिंदी काव्य के, हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, काव्य के बापू के प्रति, बापू के प्रति, प्रति नामक, नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। ठीक, ये आपका संदर्भ हो गया। ठीक, या तो आप अगर इसमें थोड़ा सा अगर और भी लिखना चाहते हैं तो इसका लेखक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप इसके लेखक, इस पाठ के कवि, पाठ के कवि, कवि कौन है, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, पंत जी हैं। ठीक, ये आपके सामने संदर्भ हो गया। दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की ये जो अंडरलाइन किया गया है इसी की आपको व्याख्या करना है। तो आप ऐसे ही व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसके आगे आप लिख दीजिए प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद्य में, प्रस्तुत पद्यांश में, पद्यांश में कवि पंत जी कहना चाहते हैं कि, चाहते हैं कि हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, महात्मा गांधी जी के बारे में इन्होंने बताया है कि हे महात्मा गांधी जी, हे महात्मा, महात्मा गांधी जी, जी आप चिर पुराण बहुत ही महान हैं। ठीक है, यहां पर पंत जी कहते हैं कि हे बापूजी, आप जिन सिद्धांतों के लिए खड़े हैं, जिन सिद्धांतों के लिए, जिन उद्देश्य के लिए खड़े हैं वह बहुत ही महान है। ठीक है, आप जिन सिद्धांतों के लिए, के लिए लिए खड़े हैं वह
बहुत ही महान है। अगला क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है। ठीक है, इसका आशय क्या है, इसका आशय देखिए, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। ठीक है, यहाँ पर तुम शुद्ध बुद्ध अर्थात यहाँ पर कवि पंत जी कहना चाहते हैं कि तुम शुद्ध स्वच्छ आत्मा, तुम्हारी आत्मा क्या है, स्वच्छ है, तुम एकदम सदा सत्य बोलने वाले हो। ठीक है, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, अर्थात आप जिन सिद्धांतों को के लिए खड़े हैं वह बहुत ही आप वर्णनीय है। ठीक है, या प्रशंसनीय है। ठीक है, अगला देखिए, कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है, बापू जी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, गांधी जी, जिनको प्यार से क्या बोला जाता है, बापू जी के नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका उत्तर। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप पेपर में जरूर अपना जलवा दिखा के आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए,